बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कुछ अरसे के वक्फे के बाद आज इस्लामाबाद में तो हवा में तमाज़त बहुत ज़्यादा है। पता चल रहा है हर तरफ बड़ी गर्मा गर्मी है। हाँ, निकालनी किसकी तरफ है शायद इसकी समझ नहीं आ रही। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आपे से ही बाहर हैं, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं हमने किसी जज ने मशरूत कर दिया हो किसी जगह पर अपनी मौजूदगी किसी फैसले या अदालत को सुनने के हवाले से। मगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आज अपना पुराना स्कोर कोई सेटल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कितनी बारीकी से बच के निकले हैं इस बेंच से, 9 रुकनी बेंच से। ये मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो कह रहे थे, मैं हैरान बड़ा हूँ कि रात को अचानक काज लिस्ट पे मेरा नाम आ गया। तो मेरा ख्याल है उसके बाद वो यही सोचते रहे कि मैंने क्या करा था। अगर यकीन नहीं आता ना तो मेरा सुबह 6 बजे का वीलॉग देख लें। मैंने सुबह 6 बजे आपको ये बता दिया था, बल्कि मैं सुबह साढ़े चार बजे के करीब बनाया था वो वीलॉग। मैंने कहा था जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब फंस गए, उनको एक तरीका चाहिए कि किसी तरह इस बेंच से निकलें। डिटेल बड़ी मज़ेदार है। और फिर जो चीफ जस्टिस साहब की जो चाल थी, उन्होंने बड़ा कमाल काम कर दिया जी, और मास्टर स्ट्रोक थी उनकी और अच्छी खेली। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की मुलाकात हो गई है। देखें ना, ये तीनों मुखालिफ सिंध में जा रहे थे, तीनों की मुलाकात हो गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो विलग बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आपने मुकम्मल देखना जी। सबसे पहले मैं ज़रा वही हुआ जिसका डर था जी, सबको पता था अपने क्या बेगाने क्या सारे कह रहे थे काजी फायज़ ईसा साहब ने ये केस नहीं सुनना, और ऐसा ही हुआ। फिर मैंने बताया कि सुबह 6 बजे वाला मेरा वीलॉग देख लें, क्योंकि अगर काजी फायज़ ईसा साहब अभी तो नामजद हुए ना, 3 महीने पहले ही नामजद कर दिया उन्हें, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है बाकायदा तौर पर। हालांकि क्योंकि इस हुकूमत ने तो निकल जाना था, तो अभी नामजद होने के बाद ही वो सीधा GHQ के सामने आके खड़े हो जाएं, तो वो तो GHQ है ना, तो फिर आपको पता है वो पूछेगा कि क्या मसला है। तो अभी शुरू में वो GHQ के साथ नहीं खड़े होना चाह रहे, तो GHQ के ख़िलाफ़ उनकी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ही अगर आके खड़े हो जाए, उसी को केस को सुन लें, क्योंकि ऑलरेडी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब फ़ौजी अदालतों के हवाले से अपनी गुफ्तगू कर चुके हुए हैं। वो सख्ती से फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ है। तो अब मसला है, आगे कुआं पीछे खाई था, तो अभी वो नहीं खड़े हो सकते। तो समझ लें, तो इस केस में तो ऐसा ही था कि वो नहीं करना चाहिए, और अभी ताज़ा बने। तो अभी वैसे भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस है भी बंद नहीं हुआ हुआ ना, अभी वो बंद नहीं हुआ हुआ। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब के लिए एक इम्तिहान था, और हस्बे रवायत ऐसे ही किया उन्होंने। आज चाहते तो पहले ही कह देते कि मैं इस बेंच में बैठने से इनकार करता हूँ, मगर आज उन्होंने पूरी तकरीर करनी थी और पूरा बयान करना था, और हस्बे रवायत अपनी तकरीर का आगाज़ किया। 20 मिनट तक वो तकरीर करते रहे और बहुत कुछ कहा, फिर बेंच भी टूट गया। और काजी फायज़ ईसा साहब ने अदालत स्टूडियो रूम में कहा, बड़ा अच्छा चले, कि अदालत के दायरा इख्तियार के हवाले से कि जी हाँ, ये दायरा इख्तियार तयन करता है कि आइन की शिक 175 के हक़ देती है अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, कि यानी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो केस है ये काबिल समात हो सकता है। तो दायरा इख्तियार में है यहाँ तक का। लेकिन फिर आस्ता आस्ता ना जो प्लान था, जो सारी चीज़ें सोच के बैठे थे, उसको एग्जीक्यूट तो करना ही था। तो चीफ जस्टिस ने माहौल को बेहतर करने के लिए ना, जस्टिस ज़ाहिर बात है सरदार लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, ये सब मौजूद थे, करामत साहब भी वकील मौजूद थे, तो ये सब की दरख्वास्तों को कंपाइल किया हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने माहौल को थोड़ा बेहतर करने के लिए कहा कि बड़े सीनियर वकील मेरे पास आए, आप लोगों को देखकर, बड़े लोग और बड़े वकील मेरे पास आए, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये कहा कि सर, हमें खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने उनको स्नब किया, क्योंकि उनकी बहुत सीरियस बात थोड़ी नॉन सीरियस हो रही थी। उन्होंने स्नब किया, उन्होंने कहा सियासी बयान बाहर जा करते हैं। हालांकि उम्र गुजर गई, उम्र का ही लिहाज कर लेते काजी फायज़ ईसा साहब, लेकिन उन्होंने नहीं किया। खैर, उनका जो दिमाग में चल रहा था वही था। तो बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब ने वाज़े किया, और उन्होंने कहा मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि कल मुझे ताज्जुब हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कल मुझे ताज्जुब हुआ है कि काज लिस्ट में मेरा नाम कैसे आ गया। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल पर तो कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। तो वो ये कहना चाह रहे थे, तो इस बेंच को मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको कानून बनने से रोका गया हुआ है। तो मुझे तो अभी तक उस पर तहफ़्फ़ुज़ आता है। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने तमाम गम बताए जो माजी में उनके साथ होता रहा, जो उनके साथ सलूक होता रहा। तो लग रहा था मैं जिसमें अपना वो स्कोर सेटल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि 5 मार्च को भी 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, उन्होंने फैसला दिया था ना, उन्होंने कहा मैं जिसकी सरबराही मैं कर रहा था, और 5 मार्च के फैसले को 31 मार्च को सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। अदालती फ़ैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नज़रअंदाज किया गया। ये तो होती है अदालती फ़ैसले की वक़्त। तो अपने सारे बात कौन
फौजी अदालतों की समात की बात हो रही है, 9 रुकनी बेंच की बात हो रही है। काजी साहब अपनी पिछली बातें कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से वो अंदर भी बंद थे ना, ऑफिस वर्क कर रहे थे, तो मुकम्मल उन्होंने अपना दुखड़ा बता रहे थे और बताया उन्होंने कि मैं क्यों चैम्बर वर्क कर रहा था और मैं चैम्बर वर्क क्यों कर रहा था, ये चीफ जस्टिस साहब ही बता सकते हैं। मुकम्मल तौर पर ना गिले शिकवे वो करते हुए नज़र आ रहे थे और फिर उन्होंने बताया कि प्रोसीजर बिल अभी तक पास ही नहीं हुआ, तो पास नहीं हुआ तो इसलिए मैं इस बेंच को ही नहीं मानता, इस बेंच की तश्कील को ही नहीं मानता। यानी मैं फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ बने बेंच को मैं बेंच ही तस्वुर नहीं करता। पहले वो प्रोसीजरल बिल जो है ना, उसके हवाले से कोई फ़ैसला आना चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यानी जजेस इस्लाहाती जो बिल है उस पर कोई फैसला नहीं, जिसमें 8 रुकनी बेंच में उमर बंदयाल साहब ने इस पर वो दिया हुआ है। देखा पहले उसका फैसला है तो तब वो बड़ी बारीकी से कोई ना कोई चीज़ तो थी ना भाई, बाहर से निकल जाते तो तब था। मैंने कहा ज़रा मैं इस प्रोसीजर बिल की तरफ चला जाता हूँ, तो वहाँ से उन्होंने किया और साथ ही बड़ी सफाई से उन्होंने माजरत कर ली और उन्होंने कहा मैं फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ इस बने बेंच पे मैं नहीं कर सकता। और मतलब मैं माजरत नहीं कर रहा, मगर इतना है ये भी नहीं कह रहे कि मैं डर गया, बस वो कह रहे हैं बस सुनना नहीं चाहता क्योंकि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं। पहले आप उसका फैसला देखें, पहले उसका फैसला होगा तो फिर मैं किसी बेंच के अंदर तस्लीम करूँगा। यानी पहली बार देखा है कोई जज और जिसे कहते हैं ना नामजद जज मशरूत कर रहा है ये सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने भी दरख्वास्त की कि सर ये 25 करोड़ आवाम का मामला, तो जस्टिस तारिक ने कहा आप ये पहले ले आते जब 25 करोड़ का आवाम का मामला था, आप आज लेके आए हैं। और इवन एतजाज़ एहसन साहब ने भी काजी फायजी साहब से दरख्वास्त की कि सर ये आपके घर का मामला है। मैंने कहा ये मेरा घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। तो काजी फायजी साहब बहुत ही जाहिर बात है कहीं से जब बंदे ने कन्विंस ना होना तो वो एक का एक पॉइंट निकाल के रखता, तो बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा था। बहरहाल फिर चीफ जस्टिस ने हमें बीच में इंटरवेन किया, उन्होंने कहा मामला थोड़ा सा ज़रा चल रहा है, तो ज़्यादा चीज़ यही कि थोड़ी बचत बनती कि साइडों को ज़रा थोड़ा सा साइड पे लेके चले। तो फिर ऐसा ही हुआ और उन्होंने फ़ौरन इस 7 रुकनी बेंच बनाया और गर्मा गर्मी होगी ना इस पर थोड़ी सी, 7 रुकनी बेंच बनाया और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन इस वक्त बाकायदा ये बेंच समात अपनी कर रहा है। तो बहरहाल यहाँ तक तो है कि काजी फायजी साहब जले बुने बैठे में हैरान भी बड़े हुए कि क्या था, लेकिन उनका यूँ निकलना ही बेहतर था, मगर फंस गए हैं फंस गए हैं वो कुछ करके और कुछ ना करके भी, यहाँ तक तो है। लेकिन बहरहाल अपना काम वो कर गए और जो उन्होंने काम करना था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बेंच मुतनाज़ा हो जाएगा। ये बाकी 7 रुकनी बेंच वाले भी कहेंगे जी 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस तारिक मसूद ने और जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने एतराज़ कर लिया, तो अब ये भी 7 रुकनी बेंच थोड़ा मुझे लगता है मुतनाज़ा हो जाएगा, मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल करेंगे। यही उनकी कोशिश थी, वो कामयाब हो सकती है। उधर पीटीआई की ख़वातीन जिसमें यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, फहमीदा बेगम, सनम जावेद, आलिया हमज़ा और मर्दों में एजाज़ चौधरी साहब, उनकी ज़मानतों का फ़ैसला मौखर हुआ था। तो फैसला सुना दिया गया, तमाम की ज़मानतें खारिज कर दी गई। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होना, अभी पनिशमेंट है इनकी। तो अगलों ने भी पूरा प्लान बना के रखा हुआ। तो आज 2 दिन से तो बेचारों का कभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, कभी फैसले महफूज हो रहे थे, कभी जज की तबीयत ख़राब होती थी, कभी क्या हो रहा था। लेकिन बहरहाल ज़मानतें सबकी फारिग कर दी। अब ये सेशन कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ जाके अपनी ज़मानतें कन्फर्म करेंगे या ज़मानतों के लिए अप्लाई करेंगे। उधर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की मुलाकात ही हुआ क्या, ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत कराने के लिए गए, वहाँ पुलिस पहले ही खड़ी थी। उन्हें कहा अंदर जाने से पहले फड़े जाएंगे। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी पकड़ी और सीधा तीनों पहुँचे पेशावर हाई कोर्ट से इन्होंने अपनी ज़मानत राहदारी ज़मानत ली है। तो अब ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे तो अपनी ज़मानत किसे कन्फर्म कराएंगे। तो इनकी मुलाकात हुई है, देखिए इसके क्या नतीजे निकलते हैं। कल इनकी ज़मानत कन्फर्म होने का इम्कान है। ये अपडेट थी। अल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों को भी हिदायत दे, और मैं और आप सुन तो रहे हैं, देख भी रहे हैं, देखें क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।